हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग तरंग प्रकाशिकी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। होता क्या है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे अध्यारोपित होती है यानी जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने से कहीं कहीं पर इनका आयाम बढ़ता है और कहीं कहीं पर इनका आयाम घटता है। यही क्या कहलाता है? ये जो घटना होती है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर हम तालाब में दो पत्थर मारेंगे तो दो लहरें बनेंगी। अब ये दोनों लहरें कहीं कहीं पर जुड़ेंगी यानी अध्यारोपित होंगी तो फिर इनका आयाम बढ़ेगा यानी ऊंचाई बढ़ेगी और कहीं कहीं पर ऊंचाई घटेगी। जहां पर ऊंचाई बढ़ती है वहां पर संपोषी यानी तीव्रता ज्यादा होती है और जहां पर ऊंचाई घटती है कम रहती है वहां पर तीव्रता कम रहती है, जिसको हम विनाशी व्यतिकरण के नाम से प्रकाश में जानते हैं। तो समान आवृत्ति समान होने का मतलब ये जो लंबाइयां हैं ये समान हो, ठीक है। आवृत्ति समान होने का मतलब ये लंबाइयां समान हो। तो समान आवृत्ति की दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित मतलब जब दोनों ये तरंगे जुड़ती हैं तो इनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंग, इनके जुड़ने से जो नई तरंग बनती है माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अधिकतम यानी इनकी जो तीव्रता होती है, प्राप्त तरंगों की जो तीव्रता होती है ये क्या होगी? या तो बढ़ेगी माध्यम में और या तो फिर सेकंड वाले में घटेगी। तो बढ़ेगी कब घटेगी कब वो आगे देखेंगे। तो इनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंग की तीव्रता माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती, यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उनको कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण, जिसको हम सब लोग उच्चिष्ट व्यतिकरण भी कहते हैं, तथा जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण या निम्निष्ट व्यतिकरण के नाम से भी जानते हैं। हमने दो तरंगे ली हैं। एक तरंग है जिसका आयाम यानी ऊपर नीचे अधिकतम ऊपर कितनी गई तरंग ये आयाम पॉजिटिव, नीचे कितनी आई तरंग ये आयाम नेगेटिव। तो एक तरंग ली है जिसका आयाम कितना है A1 और एक दूसरी तरंग ली है जिसका आयाम कितना है A2। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका प्लस जुड़ करके आयाम बढ़ाएगा और इसका माइनस जुड़ करके आयाम माइनस की ओर बढ़ाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं आयाम जुड़ करके यहां पर बढ़ रहे हैं। आयाम जो परिणामी तरंग की तीव्रता है, परिणामी तरंग जो है उनके आयाम बढ़ रहे हैं, जुड़ेंगे तो यानी बढ़ेंगे। तो इसलिए ये कौन सा व्यतिकरण हुआ? संपोषी व्यतिकरण। लेकिन अगर हम सेकंड वाले में देखेंगे तो इसका आयाम हमने लिया है A1 और इसका आयाम लिया है हमने A2, लेकिन इस बार ये शुरू हुआ है प्लस से माइनस और ये शुरू हुआ है माइनस से प्लस। तो इसका प्लस इसका माइनस जुड़ेगा, तो इसका प्लस इसका माइनस जुड़ेगा तो आयाम क्या होगा? कम होगा। अब क्योंकि प्लस वाला ज्यादा था माइनस वाला कम, तो बचेगा कौन? प्लस वाला। अब इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा तो क्या आएगा? माइनस। अब अगर जो हम नाम देंगे इसका आयाम हमने मान लिया 8 है प्लस का और इसका आयाम हमने मान लिया 6 है, माइनस का है और ये कितना है ऊपर प्लस का, तो आयाम कितना आएगा? प्लस का 4 ही तो आएगा दोनों आपस में, यानी कि 10 में से 6 घट करके कितना आएगा? आयाम 4 आएगा। तो यहां पर क्या हुआ? आयाम घटा है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाया गया है। तो यहां आयाम घटा तो इसलिए ये कौन सा व्यतिकरण हो गया? हमारा विनाशी व्यतिकरण हो गया, विनाशी व्यतिकरण। और अब एक चीज हम यहां पर समझने वाले हैं कि तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होता है। किसी भी तरंग का जो विस्थापन समीकरण होता है y = a sin ω t होता है। y क्या होता है? इसका विस्थापन मतलब ये तरंग कितना ऊपर गई है और कितना नीचे गई है, ये कहलाता है विस्थापन यानी y कहलाता है। और आयाम मतलब एक और कितना अधिकतम ऊपर या नीचे आई है ये आयाम है। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। साइन इसकी ज्या को बताता है, नहीं ज्या है ये वक्र को बताता है। और ये आ गई बात यहाँ ओमेगा है इसका कोणीय वेग और कोणीय चाल भी कहते हैं, ठीक। और टी क्या होता है? समय। और साथ ही साथ इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इसको कहा जाता है कला। और तरंग प्रकाशिकी के पहले वाले चैप्टर में हमने प्रकाश के तरंग सिद्धांत में कला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। कला क्या होती है? जो बताती है कि आखिर तरंग की स्थिति कहां पर है, पोजीशन और वेग के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में यानी लोकेशन के बारे में बताती है किसी भी तरंग के। तो ये इतनी सारी चीजें होती हैं एक तरंग में। चलिए अब हम सब लोग
पढ़ने वाले हैं कि जब व्यतिकरण होगा, यानी व्यतिकरण से जो परिणामी तरंग यानी नई तरंग बनेगी, उत्पन्न होगी, उसका आयाम कितना होगा और साथ ही साथ उसकी तीव्रता कितनी होगी। तीव्रता का मतलब आयाम से ही होता है, याद रखिए, तीव्रता का मतलब आयाम से ही होता है, और तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये इसका फार्मूला होता है तीव्रता का, ठीक है। तो हम दो तरंगे लेंगे, कम से कम दो तरंगों को अध्यारोपित कराएंगे, यानी कि जोड़ेंगे। अध्यारोपण का मतलब जोड़ना। एक तरंग ली गई है, एक तरंग जिसका विस्थापन है y1, आयाम है a1 और साइन ओमेगा टी इसकी कला है, और जो दूसरी तरंग ली गई है उसका विस्थापन हमने यानी वो माना गया है y2 = a2 साइन ओमेगा टी +φ। +φ कह दो या -φ, φ है इन दोनों में कला का अंतर। अब देखो इसकी कला कितनी है ओमेगा टी, और इसकी कला कितनी है ओमेगा टी से +φ, यानी कि +φ ज्यादा है। तो ये इन दोनों तरंगों में कला का जो अंतर है, यानी स्थितियों का जो अंतर है कोण के हिसाब से, वो φ है, ठीक है। ये प्लस में भी हम ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने दो तरंगे ली है, एक तरंग का विस्थापन समीकरण y1 = a1 sin ओमेगा टी, और दूसरी है y2 = a2 sin ओमेगा टी +φ। अब हम इनका क्या लगाएंगे, यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, दोनों तरंगों को जोड़ेंगे तो विस्थापन जुड़ते हैं, y = y1 + y2, ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। जितने भी विस्थापन होते तरंगों को जोड़ेंगे तो ये परिणामी तरंग के विस्थापन के बराबर होता है। हम y1 की वैल्यू डालेंगे a1 sin ओमेगा टी, y2 की वैल्यू डालेंगे a2 sin ओमेगा टी +φ। अब हम करेंगे क्या, यहां पर फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि sin a + b, sin a + b का फार्मूला sin a cos b + cos a sin b होता है। ये फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 बाहर लिखे दे रहे हैं ब्रैकेट। अब यहां पर sin a + b का फार्मूला sin a cos b प्लस है तो प्लस cos a यानी कि अब की बार cos के साथ ओमेगा टी, और इंटू साइन b के साथ मतलब φ। इन दोनों को हमने लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहां पर अंदर a2 से गुणा कराएंगे तो y = कितना आया, y = आया a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 से अंदर गुणा कराएंगे तो a2 sin ओमेगा टी cos φ, और प्लस a2 का गुणा यहां से कराएंगे a2 cos ओमेगा टी sin φ। अब हम कॉमन लेंगे, यहां पर कॉमन लेने का मतलब यहां से इन दोनों में कॉमन क्या है, sin ओमेगा टी। तो sin ओमेगा टी अगर हम कॉमन लेंगे, sin ओमेगा टी अगर हम यहां से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, अंदर बच रहा है, आगे से बचेगा a1 प्लस a2 cos φ दूसरे वाले खंड से बचेगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं कि a2 sin φ को आगे किए दे रहे हैं, cos ओमेगा टी को पीछे किए दे रहे हैं, ये बन जाएगा। तो इसमें से कॉमन लिया क्या गया है, sin ओमेगा टी बाहर ले लिया गया, यहां से a1 बचा, a1 लिख दिया, प्लस का a2 cos φ बचा, a2 cos φ बचा। अब ये इतना ज्यादा मिक्स हो गया है कि हम इसमें यहां पर क्या करेंगे, मानेंगे कुछ चीजों को, जैसे कि हम इस वाले खंड को यानी a1 प्लस a2 cos φ को हम मान लेते हैं a cos थीटा, ठीक है। cos वाला है, cos मान लिया गया, माना क्यों गया अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। और यहां से a2 sin φ को हम मान लेंगे a sin थीटा। ए क्या, क्योंकि हमको बनाना परिणामी तरंग, तो परिणामी तरंग का आयाम तो सेम ही रहने वाला है, जितना पहले में आएगा आयाम उतना है, दूसरे में आयाम तो परिणामी तरंग का सेम रहेगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर नाम देंगे फर्स्ट, और इस वाले को इक्वेशन नंबर नाम देंगे सेकंड। अब ये वाली वैल्यू हम यहां पर जब डालेंगे, इसको लिखे रहने दीजिए, आगे अभी देखेंगे समझेंगे इसके बारे में। तो इसको अगर हम यहां पर डालेंगे इसके मान, तो y का मान कितना हो जाएगा, y = यहां पर कितना है sin ओमेगा टी, और इनटू में a1 प्लस a2 cos φ का मान कितना माना गया है, a cos थीटा, प्लस a2 sin φ को कितना माना गया है, a sin थीटा,
और इनटू में कितना है cos ओमेगा टी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, यहां से इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहला चीज a कॉमन है, तो अब क्या बच रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी cos थीटा और प्लस का cos ओमेगा टी को आगे लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, ये मान मिल गया हमारा। अब ये बन गया हमारा फार्मूला, बिल्कुल जो पहले लिखा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला बन गया। तो y बराबर कितना हो गया, ए परिणामी तरंग की आयाम है, परिणामी तरंग का साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला, ए का मान कितना है ओमेगा टी और बी का मान कितना है थीटा, और ये बन गया हमारा परिणामी तरंग का आयाम। यही क्या बन गया हमारा, परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण, परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण। ठीक है, और जो कि कैसा है, बिल्कुल साइन जैसा ही है, देख सकते हैं ये बिल्कुल किसके जैसा है, साइन जैसा ही है। इसके भी ग्राफ में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी साइन जैसा ही है। ठीक, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इसके भी ग्राफ कैसा बनेगा, साइन जैसा, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, और साइन आ रहा है तो इसका ग्राफ भी साइन जैसा है। और हम देख सकते हैं यहां पर ग्राफ जो ये परिणामी तरंग बनी थी, इसका भी ग्राफ साइन जैसा है, यहां पर इन दोनों के जुड़ने से जो नई तरंग बनी, इसका भी ग्राफ साइन जैसा ही है, लेकिन आयाम इसमें क्या है, ए है, और यहां पर आयाम क्या है, यहां पर आयाम भी ए है। ठीक है ना, तो ये आयाम हो गई परिणामी तरंग का, और ये हो गया y परिणामी तरंग का विस्थापन, a हो गया उसका आयाम, साइन इसकी ज्या यानी वक्र को बताता है, और ओमेगा टी प्लस थीटा ये बताती है इसकी कला को। ठीक है, जो परिणामी पहली तरंग से कितना आगे है थीटा, और दूसरी वाली तरंग से कितना आगे है, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो वो पता चल जाएगा, यानी फाई माइनस थीटा। ठीक, तो ये बन गया हमारा ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। इसको क्या कहते हैं, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। कौन सा समीकरण है ये, विस्थापन समीकरण है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, हमको निकालना है आयाम और तीव्रता। आयाम निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 का हम यूज करेंगे, इन दोनों का हम वर्ग करेंगे और फिर जोड़ेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बाहर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जुड़ करके 1 बन जाएगा, और हम ए का मान निकाल सकते हैं, वो भी जो दिया गया टर्म था हमें उसी के फॉर्म में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 का वर्ग किया और प्लस समीकरण 2 का वर्ग किया गया। ठीक, तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, LHS का वर्ग होगा जुड़ेगा, RHS का वर्ग होगा जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर, LHS हो गया। समीकरण 2 का LHS क्या है, समीकरण 2 का LHS क्या है, A2 साइन फाई, इसका वर्ग करना है, A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब LHS का वर्ग हो गया, RHS का वर्ग कराएंगे, बराबर में RHS, इसका देखो RHS क्या है, A cos थीटा, इसका A sin थीटा, वर्ग करके जोड़ेंगे, A cos थीटा यानी A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब हम क्या लगाएंगे, यहां पर फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 2a यानी A1, b का मान कितना है A2 cos फाई, प्लस यहां से दोनों का स्क्वायर हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई,
है ना। और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भैया। अब यहां से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां से देखें, यहां पर और यहां पर, इन दोनों में कॉमन क्या है, रुक जाइए, यहां पर देखना है इन दोनों में, a2 स्क्वायर यहां, a2 स्क्वायर यहां, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बचा क्या यहां पर, cos स्क्वायर फाई प्लस का, यहां से a2 स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई, और प्लस का यहां पर क्या बचा, 2a1 a2 cos फाई बराबर, ये कितना बचा, a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा, यानी कि जो मान बचेगा, देखो इधर a स्क्वायर का 1 से गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर आएगा, यानी a का स्क्वायर बराबर, यहां पर क्या बचा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का 1 से गुणा कराएंगे तो a2 स्क्वायर, और प्लस का कितना बचा, 2a1 a2 cos फाई। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा रूट, तो क्या बच जाएगा, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a1 का स्क्वायर यानी पहली वाली तरंग का आयाम प्लस a2 स्क्वायर दूसरी वाली तरंग का आयाम प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्या है, फाई है पहली और दूसरी तरंगों के मध्य कालांतर, क्या है, कालांतर। ये बन गया हमारा फार्मूला। ठीक है भैया, ये बन गया हमारा आयाम का फार्मूला। ये क्या है हमारा आयाम, कौन सी तरंग का, परिणामी तरंग का। ठीक, यही परिणामी तरंग का आयाम है। तो विस्थापन में जो y आया है, ये y विस्थापन का जो मान है, y में जो a आया है वो वास्तव में a का जो मान है वो इतना होगा, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें कौन आया है, थीटा भी आया, तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का भाग, इन दोनों का क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। तो इन दोनों का जब भाग कराते हैं तो देखिए कितना आएगा, चलिए कौन सा समीकरण था, समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 का भाग कराएंगे, 2 का भाग स्क्वायर हो रहा है, समीकरण 2 भागे समीकरण 1, एक्स्ट्रा चीजें जो आई हैं उन्हीं की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो भैया देखते हैं, 2 है a साइन थीटा और 1 है a cos थीटा, इन दोनों का भाग कराते हैं। तो a साइन थीटा के बटे में हम ला रहे हैं a cos थीटा, और a साइन थीटा का मान देखो कितना है, a साइन थीटा का मान कितना है, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, और बटे a cos थीटा का मान था a1 प्लस a2 cos फाई। अब यहां से a से हो जाएगा कैंसिल, साइन बटे cos क्या बन जाता है, tan थीटा, और बराबर में कितना है, a2 साइन फाई, फाई तो पता ही है, और बटे में कितना है, a1 प्लस a2 cos फाई। अब हम क्या करेंगे, tan को हम इधर लाएंगे, tan को भैया हम इधर लाएंगे, tan को, तो ये किस में हो जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में, इधर आएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, और ब्रैकेट में कितना बच रहा है, a2 साइन फाई, और बटे में a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है ना, और ये बन जाएगा, ये हमारा मिल गया थीटा का मान, ये किसका मान मिल गया, हमें थीटा का मान मिल गया भैया। थीटा का मान कितना आया है, थीटा का मान
tan इनवर्स a2 sin phi बटे a1 प्लस a2 cos phi थीटा का मान हम यहां से, अगर विस्थापन का मान निकालना है तो a1 का मान हमने इधर निकाल दिया, इस विस्थापन में a1 का मान ये है, और जो इस विस्थापन समीकरण में थीटा था ओमेगा टी तो हमको पहले से ही दिया गया था, और जो थीटा एक्स्ट्रा आया है वो थीटा दरअसल tan इनवर्स a2 sin phi बटे a1 प्लस a2 cos phi का मान है। ये बन गया हमारा परिणामी तरंग का आयाम, ये हो गया, हमें मिल गया, यही डेरिवेशन था। अब हमको क्या निकालना है, परिणामी तरंग का आयाम तो मिल गया, अब तीव्रता निकालनी है। परिणामी तरंग की आखिर तीव्रता कितनी आने वाली है, आई का मान कितना आने वाला है, चलिए वो भी देख लेते हैं, उसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आयाम तो मिल चुका है परिणामी तरंग का, अब हम तीव्रता निकालेंगे। तो अभी हमने बताया था कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो तीव्रता आई से लिखा जाता है, इंटेंसिटी आयाम, क्योंकि परिणामी तरंग की तीव्रता है तो इसलिए आयाम परिणामी तरंग का क्या माना गया था, 1 के स्क्वायर के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट जुड़ेगा के, ठीक। अब आई क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता, ए क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। अगर हम हर एक तरंग की अलग अलग निकालते, यानी पहली वाली तरंग की अगर तीव्रता निकालते यानी I1, पहली वाली तरंग की तीव्रता I1, K है, K, A क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, क्योंकि ये पहली तरंग की तीव्रता है तो पहली तरंग का आयाम कितना था, A1 का स्क्वायर, हो जाएगा ना। दूसरी वाली तरंग की तीव्रता I2 इक्वल्स टू K और इंटू आयाम दूसरी वाली का कितना था, A2 का स्क्वायर, तो I इक्वल्स टू K इंटू आयाम का स्क्वायर। तो पहली वाली तरंग की तीव्रता K इंटू आयाम का स्क्वायर, दूसरी वाली तरंग की तीव्रता K इंटू उसके आयाम का स्क्वायर, ठीक। अब क्योंकि हमने फार्मूला ए स्क्वायर बराबर पढ़ा था, कितना आया था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अब आप चाहें तो I इक्वल्स टू, यहां से I इक्वल्स टू K a स्क्वायर का मान उठा करके यहां पर रख सकते हैं, या फिर इसी में K से गुणा कराएंगे। इसका हम कितने से गुणा कराएंगे, K से गुणा कराएंगे इसका, तो दोनों ओर K से गुणा कराएंगे तो K a स्क्वायर, अब इसका गुणा K a से कराएंगे, इन दो इसको टोटल करा रहे हैं गुणा, K a1 स्क्वायर, इसका गुणा कराएंगे K a2 स्क्वायर, अब इसका गुणा यहां पर कराएंगे तो 2K a1 a2 cos phi। अब कुछ नहीं करना है, हम a1 को क्या ले सकते हैं, रूट में a1 स्क्वायर, a2 को क्या लिख सकते हैं, रूट का a2 स्क्वायर, यानी रूट लगा करके स्क्वायर लिख सकते हैं, और K को तोड़ सकते हैं रूट K इंटू K। अब जो ये K a1 a2 लिखा है, अब हम K को तोड़ रहे हैं रूट में, रूट K a1 गुणा रूट K a1 लिख सकते, a2 लिख सकते हैं। अब अभी हमने बताया था अगर इस पर हम स्क्वायर, देखो इस पर स्क्वायर लगा करके हम इसको रूट में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, K a1 स्क्वायर गुणा K a2 स्क्वायर, हो जाएगा ना। यही चीज हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अलग अलग, और a1 के साथ दिया, a1 के साथ a2 के साथ भी K दे दिया गया, ठीक है, रूट लगा करके। अब a1 पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट में अंदर आ जाएगा, भाई यही चीज तो है ना। a1 को हम रूट लगा करके स्क्वायर ले सकते हैं, तो a1 को हम रूट लगा करके स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। तो इसको हम डायरेक्ट K a1 a2 को क्या लिखेंगे, रूट का K a1 स्क्वायर और इंटू में रूट का K a2 स्क्वायर। क्लियर है ना। अब K a1 स्क्वायर किसके बराबर था, I1 के बराबर, K a2 स्क्वायर किसके बराबर था, I2 के बराबर 2। अब यहां पर अगर हम स्क्वायर दोनों ओर से अंडर रूट वाला मान लेंगे, रूट लेंगे वर्गमूल, तो यहां पर भी रूट लग जाएगा K a1 स्क्वायर। तो K a1 स्क्वायर रूट लगा है तो ये किसके बराबर होगा, रूट I1 के। ऐसे ही इस पर रूट लगाएंगे तो यहां पर भी रूट लग जाएगा, रूट का K a2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, रूट के I2 के, आगे 2 लगा हुआ था इंटू में cos phi। ये हो गया परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो यही इतना करना था, यही इतना हमको पढ़ना था। तो जो हमारा डेरिवेशन था व्यतिकरण के लिए, जो परिणामी तरंग आई थी उसका आयाम और उसकी तीव्रता का जो व्यंजक है, तो आयाम का व्यंजक यहां से विस्थापन समीकरण हो गया और यहीं से हमने आयाम का व्यंजक निकाला और साथ ही साथ यहीं से हमने तीव्रता का व्यंजक निकाल लिया। बस यहीं पर पहला वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग समपोषी और विनाशी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता का मान क्या होगा उसका डेरिवेशन करेंगे और फिर इसके बाद यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर करके चैप्टर को समाप्त कर देंगे। वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।